वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 256 और 256 पेज के ऊपर 28 नंबर का शीर्षक है। बराबर, देखो भाई, उपाध्याय के मत में धर्मी ज्ञानवादी की शंका और समाधान। उपाध्याय के मत में धर्मी ज्ञानवादी क्या करते हैं? शंका करते हैं, पुनः वो समाधान करता है। तो देखो भाई, तथापि धर्मी ज्ञानवादी यह कहे है क्या? विषयते इंद्रिय का संबंध ही अंतकरण की विषयाकार वृत्ति का हेतु है। शुक्त्यादिक विषयते नेत्र का संयोग हुए इदमाकार वृत्ति किस प्रकार से नहीं होगी? ठीक, देखो भाई, विषयते इंद्रिय का संबंध, विषय घटादि रज्जु वगैरह उनके साथ इंद्रिय का संबंध जब होता है तब अंतकरण की विषयाकार क्या होती है? वृत्ति होती है। विषयाकार वृत्ति होने के लिए कारण कौन? इंद्रिय का विषयों के साथ संबंध। उपाध्याय क्या कहता है? अध्यास के लिए कारण इंद्रिय विषय का संबंध है, इदमाकार वृत्ति नहीं। किंतु उनको पूछेंगे, अरे भाई, इंद्रिय विषय का संबंध होने पर तो होती है कौन? इदमाकार वृत्ति। और इंद्रिय विषय का संबंध मान रहे हो, और यदि संबंध होता है तो फिर इदमाकार वृत्ति क्यों नहीं होगी? होगी ही ना। विषय इंद्रिय का संबंध ही अंतकरण की विषयाकार वृत्ति का हेतु है। शुक्त्यादिक विषयते, शुक्ति इधर रज्जु है कि नहीं? शुक्त्यादिक विषयते नेत्र का संयोग हुए इदमाकार वृत्ति किस प्रकार में, ऐसा है ना, किस प्रकार से नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? अर्थात जरूर होगी। हाँ, कभी कभी होता है, इंद्रिय विषय का संबंध आया किंतु वृत्ति अन्यत्र अटकी हुई है, मन कहीं और चला गया है, तब तो विषयाकार इदमाकार वृत्ति होती नहीं। वही करे, अन्यत्र व्यासंग होवे तो विषय इंद्रिय का संयोग हुए भी तिस विषय का ज्ञान रूप वृत्ति होवे नहीं। अन्यत्र व्यासंग होवे तो, व्यासंग मतलब अन्य विषयों में वृत्ति मन चला गया है, तब तो चक्षुरादि इंद्रियों का आगे वाले विषय के साथ संबंध होने पर भी इदमाकार वृत्ति होती नहीं है। अन्यत्र व्यासंग होवे तो विषय इंद्रिय का संयोग हुए भी तिस विषय का ज्ञान रूप वृत्ति होवे नहीं। और अन्यत्र व्यासंग रहित को, किंतु अन्यत्र मन चला नहीं गया है, अन्यत्र व्यासंग रहित है, अन्यत्र व्यासंग रहित को विषयते इंद्रिय संयोग हुए। बराबर, विषय शुक्ति वगैरह उनके साथ इंद्रिय का संयोग हुए, किस विषयाकार वृत्ति अवश्य हो गए, इदमाकार वृत्ति हो ही जाती है। याते, इसलिए अन्यत्र व्यासंग रूप प्रतिबंधक के अभाव सहित नेत्र संयोगते रज्जु शुक्ति आदि कण को विषय करती हुई अंतकरण की इदमाकार वृत्ति हो गए हैं। बराबर, अन्यत्र व्यासंग रूप प्रतिबंधक के अभाव, अन्यत्र व्यासंग नहीं है, अन्यत्र मन चला नहीं गया है, अन्यत्र व्यासंग रूप प्रतिबंधक का क्या है? अभाव। अभाव से ऐसी स्थिति में नेत्र का संयोग हो गया, किसके साथ? रज्जु के साथ, शुक्ति के साथ। नेत्र संयोग थे रज्जु शुक्ति आदि कण को बराबर विषय करती हुई अंतकरण की इदमाकार वृत्ति होवे है। और सो वृत्ति नेत्रादि प्रमाणजन्य होने थे, बराबर नेत्र प्रमाण से उत्पन्न हुई है इसलिए प्रमा है। दूसरी बात, उस वृत्ति का विषय जो शुक्ति वगैरह उसका बात भी नहीं है, अबाधित विषय को ग्रहण करने वाली वृत्ति है, अतः वो वृत्ति कैसी है? प्रमा। सो वृत्ति नेत्रादि प्रमाणजन्य होने थे और शुक्ति आदि कण की अबाधित इदंता गोचर होने थे, एक नहीं, शुक्ति आदि की जो इदंता है अर्थात उस वृत्ति का जो विषय इदम है वो कैसा है? अबाधित है। शुक्ति आदि कण की अबाधित इदंता गोचर होने थे प्रमारूप होवे है। लग गया? इस रीति से कारण सद्भाव थे इदमाकार प्रमा का कल्पना माने तो, है कि नहीं?
उपाध्याय अपने धर्मी ज्ञानवादी क्या कहते हैं, कारण की विद्यमानता है, सभी कारण मौजूद है, तो जरूर होगी कौन, इदमाकार प्रमावृत्ति, फिर वही कारण है अध्यास के लिए। ऐसे यदि धर्मी ज्ञानवादी कहते हैं तो उस पर बोलता है कौन, उपाध्याय। इस रीति से कारण सद्भाव थे इदमाकार प्रमा का कल्पना माने तो इस रीति से उपाध्याय का समाधान है। ठीक क्या, यद्यपि नेत्र संयोगाधिकनते इदमाकार वृत्ति होवे है, बराबर, ये बात सही है क्या, नेत्र संयोग से होती है क्या इदमाकार वृत्ति। यद्यपि नेत्र संयोगाधिकनते इदमाकार वृत्ति होवे है, परंतु दोष सहित नेत्रजन्य होवे है। दोष है ना, दोष सहित नेत्र से उत्पन्न हुई है। और इदम रजतम इस रीति से स्वकाल में उत्पन्न हुए मिथ्या रजत को विषय करती हुई होवे है, या ते वह वृत्ति भ्रमरूप होवे है, प्रमाण नहीं होवे है। लग गया। देखो भाई उपाध्याय का मत क्या है, वो कहता है नेत्रजन्य है बराबर, किंतु दोष सहित नेत्रजन्य है, पहली बात। दूसरी बात, इदम रजतम ये एक वृत्ति है, दो नहीं। रजत की वृत्ति अलग है और उसके पहले इदम को ग्रहण करने वाली प्रमा वृत्ति अलग है, ऐसी बात नहीं है। किसका मत, उपाध्याय का। परंतु दोष सहित नेत्रजन्य होवे और इदम रजतम इस रीति से स्वकाल में, अर्थात जिस समय उत्पन्न हो रही ना इदमाकार, उसी काल में भ्रम है, अतः भ्रम के पहले कोई इदमाकार दूसरी वृत्ति नहीं। इस स्वकाल में उत्पन्न हुए मिथ्या रजत को, स्वकाल में उत्पन्न हुए मतलब वृत्ति काल में उत्पन्न हुए कौन, मिथ्या रजताधिक, और उस मिथ्या रजताधिक को विषय करती हुई वो वृत्ति उत्पन्न हुई है, बराबर, और वो एक वृत्ति है, दो नहीं। इस रीति स्वकाल में उत्पन्न हुए मिथ्या रजत को विषय करती हुई होवे, या ते वह वृत्ति भ्रमरूप होवे। इसलिए इदम रजतम ये एक ही वृत्ति है और वो भ्रमरूप है, प्रमा नहीं। उसमें इदम कोई अलग वृत्ति है और वो प्रमा है, ऐसा मानते नहीं है कौन, उपाध्याय। या ते वह वृत्ति भ्रमरूप हो गए, प्रमा हो नहीं हो गए। उपाध्याय का यह, उपाध्याय मत का यह निष्कर्ष है क्या, दोष सहित इंद्रिय के संबंध थे, दोष सहित इंद्रिय का, चक्षु का संबंध हुआ किसके साथ, रज्जु के साथ या शुक्ति के साथ। दोष सहित इंद्रिय के संबंध थे विषय चेतन निष्ठ अविद्या में, विषय रज्जु वगैरह उसमें रहने वाली जो अविद्या, विषय चेतन रज्जु उपय चेतन उसमें रहने वाली अविद्या, उस अविद्या में कार्य की अभिमुखता रूप क्षोभ होए के, तो कार्य क्या होता है, कार्य की अभिमुख होती है कौन, अविद्या है कि नहीं। कार्य की अभिमुखता रूप क्षोभ होए के सर्परस्तादि अविद्या का परिणाम हो गए। प्रक्रिया समझ में आ रही है, उपाध्याय के मत के अनुसार चल रही बात। चक्षुरिंद्रिय का संबंध हुआ विषय के साथ, फिर उसके बाद विषय चेतनिष्ठ जो अविद्या, उस अविद्या में सर्प बनाने के प्रति सन्मुखता अभिमुखता हो जाती है। फिर उसके बाद उस अविद्या में क्षोभ होता है और फिर सर्प का आकार को वो प्राप्त होती है कौन, अविद्या। क्रम लगा। अभिमुखता और क्षोभ होए के सर्परस्ता आदि अविद्या का परिणाम होवे है। नेत्र संयोग के उत्तर क्षण में अविद्या में क्षोभ होवे है। सबसे पहले नेत्र का संयोग, उसके बाद अविद्या में क्षोभ, विकार, सीधा विकार नहीं, वो भी सर्प के अभिमुख है कि नहीं, विकार, फिर सर्प का आकार धारण करती है कौन, अविद्या। नेत्र संयोग के उत्तर क्षण में अविद्या में क्षोभ होवे है, लग गया। तीसरे उत्तर क्षण में अविद्या का सर्परस्ताधिक परिणाम होवे, बराबर है। क्या क्या क्रम बताया, नेत्र का संयोग, अविद्या में क्षोभ, उसके बाद में अविद्या का सर्पाकार परिणाम, ठीक। तीसरे उत्तर क्षण में अविद्या का सर्परस्ताधिक परिणाम होवे, लग गया।
जिस क्षण में सर्परस्ताधिक अविद्या का परिणाम होवे, बराबर, जिस क्षण में क्या सर्पाकार या रजताकार अविद्या का क्या होता है परिणाम, जिस क्षण में सर्परस्ताधिक अविद्या का परिणाम होवे हैं, तिसी क्षण में तिस सर्परस्ताधिकन को विषय करने वाला इदम रजतम इस रीति से अंतकरण की वृत्ति रूप ज्ञान हो गए। अंदर इधर अंतकरण का वृत्ति रूप ज्ञान हो जाता है। किम आकार? इदम रजतम, ज्ञान आकार। कब? जिस क्षण में उधर अविद्या का परिणाम सर्प रूप हो रहा है, उसी क्षण में क्या इधर अंतकरण का परिणाम ज्ञानाकार होता है। इसी क्षण में तीन सर्परस्ताधिकन को विषय करने वाला इदम रजतम इस रीति से अंतकरण की वृत्ति रूप ज्ञान हो गए, लग गया। जिस दुष्ट नेत्र संयोगते अविद्या में क्षोभ द्वारा सर्परस्ताधिकन की उत्पत्ति हो गए, बराबर। जिस दुष्ट नेत्र थे, दुष्ट मतलब दोष से युक्त, नेत्र संयोगते अविद्या में क्या होता है क्षोभ द्वारा सर्परस्ताधिकन की उत्पत्ति हो गए। तिसी संयोगते अंतकरण के परिणाम रूप वृत्ति ज्ञान की उत्पत्ति हो गए, बराबर। नेत्र का संयोग हुआ, उधर अविद्या का सर्पाकार परिणाम, इधर ज्ञानाकार परिणाम, लग गए पंक्ति। अंतकरण की तिसी संयोगते अंतकरण के परिणाम रूप वृत्ति ज्ञान की उत्पत्ति है ना, अंतकरण के परिणाम रूप वृत्ति ज्ञान की उत्पत्ति हो गए। अंतकरण का परिणाम रूप वृत्ति ज्ञान उत्पन्न होता है। इतना लगा ना, बस गया। अब आगे देखिए, यद्यपि इंद्रिय संयोगते अव्यवहित उत्तर क्षण में ज्ञान की उत्पत्ति माने हैं। इंद्रिय का संयोग हुआ, दूसरे क्षण में क्या हुआ ज्ञान, बराबर। और सर्प की उत्पत्ति कब हो रही फिर? तीसरे क्षण में। मतलब पहले ज्ञान हो रहा है, बाद में सर्प उत्पन्न हो रहा है। ऐसे दिखाई दे रहा है आप प्रक्रिया अनुसार, समझ में आ रही है पंक्ति? देखिए आप स्पष्ट हो। यद्यपि इंद्रिय संयोगते अव्यवहित उत्तर क्षण में ज्ञान की उत्पत्ति माने, और नेत्र संयोग एक क्षण की व्यवधान से सर्परस्ताधिकन की उत्पत्ति कही। अभी कहा कि नहीं, विषय के साथ रज्जु के साथ नेत्र का संबंध, फिर उसके बाद रज्जु पे चेतनस्थ विद्या सर्प बनाने के अभिमुख हो जाती है, क्षोभ होता है उसमें। फिर तीसरे क्षण में सर्प की उत्पत्ति होती है, बराबर। और इधर इंद्रिय और रज्जु इनका संबंध हुआ कि दूसरे क्षण में क्या बताया है ज्ञान, तो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है दूसरे क्षण में, सर्प उत्पन्न हो रहा है तीसरे क्षण में, ठीक। मतलब पहले ज्ञान बाद में सर्प, कैसा होगा फिर? समझ में आएगा। पहले क्या चाहिए? विषय, फिर उसका उस ज्ञान होता है, या तो ज्ञान पहले विषय बाद में, ऐसा दिखाई दे रहा है, वही करेंगे। यद्यपि इंद्रिय संयोगते अव्यवहित उत्तर क्षण में ज्ञान की उत्पत्ति माने हैं, और नेत्र संयोगते एक क्षण के व्यवधान से सर्परस्ताधिकन की उत्पत्ति कही। लग गया? काहे थे? नेत्र संयोगते उत्तर क्षण में अविद्या का क्षोभ कया। नेत्र का संयोग होता है रज्जु के साथ, दूसरे क्षण में अविद्या में क्षोभ, और तीसरे क्षण में सर्प की उत्पत्ति मानी है। काहे थे? नेत्र संयोग के उत्तर क्षण में अविद्या का क्षोभ कया, इसके उत्तर क्षण में सर्परस्ताधिकन की उत्पत्ति कही। याते अविद्या के क्षोभ काल में वृत्ति ज्ञान की उत्पत्ति संभव है, बराबर। याते अविद्या के क्षोभ, मतलब जिस समय अविद्या का परिणाम सर्प नहीं हुआ, केवल क्षोभ, अविद्या के क्षोभ काल में वृत्ति ज्ञान की क्या हो रही है? उत्पत्ति संभव है। इसके उत्तर क्षण में भावी, जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ, भविष्य में होने वाला सर्परस्ताधिकन की ज्ञान काल में उत्पत्ति कथन में विरोध प्रतीत हुए है कि नहीं? इसके उत्तर क्षण में उत्पन्न हो रहा है कौन? सर्परस्ताधिक, भावी है। और ऐसी स्थिति में जब ऊपर कहा है उपाध्याय ने क्या, कि जिस समय सर्पाधिक उत्पन्न होते उसी क्षण में
क्या ज्ञानाकार वृत्ति उत्पन्न होती है, वो कहने में विरोध आ गया। प्रक्रिया उसकी प्रक्रिया से ऐसा लग रहा है, पहले ज्ञान बाद में सर्प। फिर उसने क्या कहा ऊपर कि दोनों एक काल में उत्पन्न होते हैं, किंतु उसकी प्रक्रिया में क्या लग रहा है, विरोध। वही कह रहे हैं। इसलिए उत्तर क्षण में भावी सर्पारस्थिकन की ज्ञान काल में उत्पत्ति कथन में, ज्ञान काल में उत्पन्न होते हैं, ऊपर कहा ना उसने, उत्पत्ति कथन में विरोध प्रतीत हो है, तो विरोध प्रतीत हो रहा है। लग गया। चलिए, ये शंका हुई उपाध्याय के मत पर, तथापि विरोध नहीं। उपाध्याय उत्तर देता है, तथापि विरोध नहीं। काहे थे, कार्य के अभिमुख अविद्या की अवस्था को क्षोभ कहे। क्षोभ मतलब क्या, अविद्या की उस अवस्था का नाम क्षोभ है जो कार्य के अभिमुख है, कार्य करने के लिए जा रही है। कौन, अविद्या, वही क्षोभ है। कार्य के अभिमुख, अभिमुख मतलब सन्मुख, कार्य करने के लिए सज्ज, तैयार हो जाना, यही। तो कार्य के अभिमुख अविद्या की अवस्था को क्षोभ है। जैसे कार्य के अभिमुख हो के अविद्या स्वकार्य सर्परस्तादिकन को रचे है। अविद्या क्या करती है, सबसे पहले कार्य का अभिमुख होती है, कार्य बनाने के लिए तैयार हो जाती है, फिर उसके बाद सर्प को बना देती है। तो कार्य के अभिमुख हो के अविद्या स्वकार्य सर्परस्तादिकन को रचे है। लग गया ना। तैसे अंतकरण भी नेत्र संयोगते ज्ञान रूप कार्य के अभिमुख हो के ज्ञान को रचे। उत्तर दे रहे। तो जैसे उधर तृतीय क्षण में सर्प की उत्पत्ति दिखाई दे रही ना, ज्ञान भी तो तृतीय क्षण में है। अब तो दोनों एक काल में उत्पन्न होते हैं। ये हमने जो कहा उपाध्याय ने, उसके साथ कोई विरोध नहीं। अब वो कैसे, जैसे उधर सर्प की उत्पत्ति तीसरे क्षण में, सबसे पहले नेत्र का संयोग रज्जु के साथ, उसके बाद रज्जु पै चेतनस्था विद्या में क्षोभ दूसरा क्षण, फिर तीसरे क्षण में उस अविद्या का सर्प रूप से परिणाम तीसरे क्षण में हुई। इधर देखिए, अब ज्ञान रज्जु के साथ नेत्र का संयोग पहला क्षण, फिर इधर अंतःकरण, अंतःकरण ज्ञान रूप कार्य उत्पन्न करने के लिए सम्मुख हो जाता है दूसरा क्षण। फिर तीसरे क्षण में सर्पाकार ज्ञान उत्पन्न होता है। तो इधर भी तो ज्ञान तीसरे क्षण में आ गया। तो सर्पाधिक जिस क्षण में उत्पन्न हो रहे हैं उसी क्षण में ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, यह कहने में कोई विरोध नहीं। उपाध्याय ने उत्तर दिया। बात लगी। तो ऐसे अंतःकरण भी नेत्र संयोगते ज्ञान रूप कार्य के अभिमुख होए के, है कि नहीं, ज्ञान रूप कार्य के अभिमुख, ज्ञान रूप कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, अभिमुख होए के ज्ञान को रचे है। कौन, अंतःकरण। याते अविद्या का और अंतःकरण का स्वकार्याभिमुख अवस्था का अव्यवहित उत्तर एक क्षण है। लग गया। याते इसलिए अविद्या का, उधर अविद्या इधर अंतःकरण, बराबर। तो अविद्या का और अंतःकरण का स्वकार्याभिमुख, है कि नहीं, उधर अविद्या का कार्य सर्प, इधर अंतःकरण का कार्य ज्ञान। तो स्वकार्याभिमुख अवस्था का अव्यवहित उत्तर एक क्षण है। अर्थात सर्प और सर्प का ज्ञान उत्पत्ति का क्षण एक ही है। तीसरे द्वितीय क्षण में अविद्या का सर्परस्तादि परिणाम होवे है, और तीसरी क्षण में अंतःकरण का ज्ञान रूप परिणाम होवे है। ठीक है, पंक्ति पुनः देखिए ऊपर से। याते पहली पंक्ति 2 से 58 पर मिला बीच में। याते अविद्या का और अंतःकरण का स्वकार्याभिमुख अवस्था का अव्यवहित उत्तर क्षण एक है। लगा इतना। स्वकार्याभिमुख मतलब अपने अपने कार्य को निर्माण करने के लिए तैयार होना, वो दोनों का क्षण बराबर है। उधर अविद्या में क्षोभ हो रहा है, इधर अंतःकरण में क्षोभ हो रहा है। फिर उधर अविद्या सर्पाकार हो रही है, इधर अंतःकरण ज्ञान रूप हो रहा है। तो अविद्या का और अंतःकरण का स्वकार्याभिमुख अवस्था का अव्यवहित उत्तर एक क्षण है। उसके बाद दूसरे क्षण में, तीसरे द्वितीय क्षण में
और संयोग को लेकर पकड़ेंगे तो तीसरे क्षण में। तो द्वितीय क्षण में अविद्या का सर्परस्तादि परिणाम हो, ये उधर है कि नहीं, क्षोभ के उत्तर क्षण में। और तीसरी क्षण में इधर भीतर तीसरी क्षण में अंतकरण का ज्ञान रूप परिणाम हो गए, मिल गया। और नेत्र संयोगते अव्यवहित उत्तर क्षण में जो ज्ञान की उत्पत्ति कही है, तो फिर बोलेंगे ठीक है, ये तो आपने संगति लगा दिया उपाध्याय ने, क्या कि विषय और ज्ञान की उत्पत्ति एक काल में सिद्ध कर दिया, प्रक्रिया है कि नहीं। किंतु एक बात और जो आपने बताई है उसका क्या, वो कौन सा, नेत्र संयोग के बाद अव्यवहित उत्तर क्षण में ज्ञान उत्पन्न होता है, ये तो तृतीय क्षण में हो रहा है, विषय के साथ नेत्र का संयोग। फिर अंदर अंतकरण में कार्याभिमुखता, फिर तृतीय क्षण में ज्ञान, द्वितीय क्षण में तो नहीं हुआ, वो संगति कैसी होगी फिर। पंक्ति देखिए, नेत्र संयोगते अव्यवहित उत्तर क्षण में जो ज्ञान की उत्पत्ति कहे है सो क्षण काल अति सूक्ष्म है। क्षण काल कैसा है, अत्यंत सूक्ष्म है, पता नहीं चलता, बोलते बोलते कितने क्षण बीत जाते मालूम नहीं। उदाहरण देते ना उसके लिए, जैसे समझ लीजिए कोई कमल का फूल है और उसकी पत्ती पंखुड़ियाँ, एक 100 पंखुड़ियाँ तोड़ लिया, एक के ऊपर एक रख दिया और उसके अंदर सुई नोक दिया, हाँ, तो ऐसा लगता है एक क्षण में सभी पंखुड़ियों को छिद्र हो गया। किंतु पहले को छिद्र हुए भी न दूसरे को होगा क्या, नहीं। किंतु पता बता सकते का, भेद कर सकते क्या काल का, नहीं कर सकते। क्षण अत्यंत सूक्ष्म होता है। सो क्षण काल अति सूक्ष्म है, याते कार्याभिमुख अवस्था का क्षण और कार्य की उत्पत्ति का क्षण एक ही काल है, एक जैसा मालूम पड़ रहा है। कार्याभिमुक्ति का क्षण और उत्पत्ति का क्षण अलग अलग मालूम नहीं पड़ता। इसीलिए कह दिया क्या कि विषय के साथ नेत्र का संयोग होने के बाद दूसरे क्षण में ज्ञान और विषय उत्पन्न होता है। ठीक, यहाँ पे कार्याभिमुख अवस्था का क्षण और कार्य की उत्पत्ति का क्षण एक ही काल है, इस अभिप्राय से कहे लग गया। इस रीति से रज्जु शुक्त्यादि कनते दुष्ट इंद्रिय के संयोग थे, रज्जु के साथ या शुक्ति के साथ दूषित इंद्रिय का क्या हुआ, संयोग, संयोग थे अंतकरण का परिणाम रूप ज्ञान, बराबर, अंतकरण का परिणाम ज्ञान, और विषयावच्छिन्न चेतनस्था विद्या का परिणाम सर्प रजतादिक एक काल में हुए हैं। ज्ञान और विषय दोनों की उत्पत्ति एक काल में, तिनका विषय विषय भाव है, सर्पाधिक विषय है और ज्ञान विषयी, तिनका विषय विषय भाव है। याते अंतकरण का परिणाम रूप वृत्ति ज्ञान भी दुष्ट इंद्रिय संयोगजन्य है। अंतकरण का परिणाम जो वृत्ति ज्ञान वो भी कैसा है, दुष्ट इंद्रिय के संयोग से उत्पन्न हुआ है। और दूसरी बात, मिथ्या पदार्थों को विषय कर रहा है, रजत वगैरह पदार्थ कैसे है, मिथ्या है, और मिथ्या पदार्थ गोचर है, याते भ्रम है प्रमाण है। इसलिए अयम सर्प इदम रजतम, यह ज्ञान कैसा है, भ्रम रूप ही है, प्रमा रूप नहीं है। क्यों, दो कारण, एक तो हाँ दूषित इंद्रिय संयोग से उत्पन्न हुआ है, दूसरी बात मिथ्या पदार्थों को विषय कर रहा है, बाधित पदार्थों को विषय कर रहा है, याते भ्रम है प्रमाण नहीं। लग गया, आगे चलिए। धर्मी ज्ञानवादी के मत में, ये तो उपाध्याय के मत में बात हो गई सब, अब धर्मी ज्ञानवादी के मत में अविद्या क्षोभ का हेतु सामान्य ज्ञान है। नेत्र के संयोग हुआ उससे अविद्या में क्षोभ नहीं होता है, क्या होता है फिर, धर्मी ज्ञान इदम प्रमा ज्ञान उत्पन्न होता है, उससे अविद्या में क्या होता है, क्षोभ। धर्मी ज्ञानवादी के मत में अविद्या क्षोभ का हेतु सामान्य ज्ञान है। याते धर्मी ज्ञानवादी के मत में, मिल गया ना, इदमाकार वृत्ति से, मिल गया ना, या धर्मी ज्ञानवादी के मत में इदमाकार वृत्ति से उत्तर काल में क्षोभवती अविद्या का परिणाम सर्परस्तादि गोवे है। इदमाकार वृत्ति हुई, उसके बाद अविद्या में क्षोभ हुआ,
फिर अविद्या का परिणाम सर्परस्तादि हुई। और उत्तर काल भावी पदार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय संभव ही नहीं है कि नहीं। धर्मी ज्ञानवादी के मत में दोष दिया दे रहा है। धर्मी ज्ञानवादी की यह प्रक्रिया कैसी है? रज्जु आदि के साथ नेत्र का संयोग एक क्षण, दूसरे क्षण में इदम आकार प्रमावृत्ति की उत्पत्ति, तीसरे क्षण में अविद्या में क्षोभ, चौथे क्षण में सर्पाकार परिणाम, बराबर। और इधर नेत्र का ज्ञान उत्पत्ति में कैसा? चौथे क्षण में विषय उत्पन्न हुआ, और इधर ज्ञान नेत्र इंद्रिय का विषय के साथ संयोग, बराबर। फिर इदमाकार ज्ञान है कि नहीं। और तीसरे क्षण में सर्पाकार, सर्प का ज्ञान, तो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है सर्प का तीसरे क्षण में, और विषय उत्पन्न हो रहा है चौथे क्षण में। तब कैसा उनमें विषय विषय भाव बनेगा? अतः धर्मी ज्ञानवादी का कहना ठीक नहीं है। कौन कह रहा है? उपाध्याय। पंक्ति देखिए, धर्म ज्ञानवादी के मत में अविद्या क्षोभ का हेतु सामान्य ज्ञान है। लग गया? याते धर्मी ज्ञानवादी के मत में इदमाकार वृत्ति से, है कि नहीं, इंद्रिय का संयोग, उसके बाद इदमाकार वृत्ति से उत्तर काल में क्षोभवती कौन? अविद्या। उस अविद्या का परिणाम सर्परस्तादि हो गए। और आगे उत्तर काल मतलब आगे होने वाला भावी पदार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय संभव है नहीं। ज्ञान का विषय कैसा बनेगा? याते इदम आकार वृत्ति का विषय सर्परस्तादिक मिथ्या पदार्थ नहीं है कि नहीं। याते इदम आकार वृत्ति का विषय कौन नहीं है? सर्परस्तादिक नहीं है। फिर इदम आकार वृत्ति का विषय कौन है? प्रमा, शुक्ति, रजत, शुक्ति, रज्जु है धर्मी ज्ञानवादी के यहाँ। संभव है नहीं। याते इदमाकार वृत्ति का विषय सर्परस्तादिक मिथ्या पदार्थ नहीं, किंतु फिर कौन है? शुक्ति रजवादिक है। शुक्ति रजतादिक है ना, तो रजवादिक, शुक्ति रजतादिक होने ते मिल गया कि नहीं? किंतु शुक्ति रजवादिक होने ते इदम आकार वृत्ति प्रमा है। किसके यहाँ? धर्मी ज्ञानवादी के यहाँ, है कि नहीं। क्योंकि द्वितीय क्षण में उत्पन्न हुई वृत्ति का विषय सर्परस्तादिक मानेंगे तो सर्परस्तादिक भावी है, विषय विषय भाव नहीं बनेगा। अतः इंद्रिय का संयोग होने के बाद इदमाकार वृत्ति उत्पन्न होती है तो उसका विषय रज्जु है, शुक्ति है, सर्परस्तादिक नहीं होने तो इदमाकार वृत्ति प्रमा है। इसलिए इदमाकार वृत्ति क्या है? फिर प्रमा है। सर्परस्तादिकों को विषय करने वाली अविद्या का परिणाम रूप भ्रम वृत्ति हो गए। किनके यहाँ? धर्मी ज्ञानवादी के यहाँ। ध्यान दीजिए भाई, उपाध्याय के मत में सर्परस्तादि को विषय करने वाली वृत्ति भी अंतःकरण की मानी है उपाध्याय ने। और यहाँ नेत्र का रज्जु के साथ संयोग होने के बाद इदमाकार वृत्ति उत्पन्न होती है, उसका विषय रज्जु है और वो इदमाकार वृत्ति प्रमा है। उसके बाद सर्प को विषय करने वाली अंतकरण उपहित चेतनस्थ अविद्या का परिणाम सर्पाकार वृत्ति उत्पन्न होती है, वो भ्रम रूप है। ठीक, सर्परस्तादिकों को विषय करने वाली अविद्या का परिणाम रूप भ्रम वृत्ति हो गए। इस कारण से धर्मी ज्ञानवादी के मत में भ्रम वृत्ति ऐन्द्रियक नहीं। धर्मी ज्ञानवादी के मत में सर्प को विषय करने वाली, रजत को विषय करने वाली भ्रम वृत्ति क्या नहीं है? ऐन्द्रियक नहीं, इंद्रिय से उत्पन्न नहीं होती है। इंद्रिय से उत्पन्न केवल इदमाकार वृत्ति होती है, न कि सर्पाकार। किंतु वह सर्पाकार वृत्ति अविद्या का परिणाम होते हुए भी ऐन्द्रियक है, ऐसा क्यों लगता है? उसका कारण यह है कि सर्पों को विषय करने वाली जो अविद्या की वृत्ति, उसका निमित्त इदमाकार वृत्ति है। लग गया ना? अतः ऐसा लगता है कि सर्पों को विषय करने वाली वृत्ति भी
इंद्रियाकार है, इंद्रियजन्य है, ऐसा लगता है। इस कारण से धर्मी ज्ञानवादी के मत में भ्रमवृत्ति इंद्रियक नहीं होवे है। साक्षात इंद्रिय के संबंध ते होवे सो इंद्रिय कहिए। इंद्रिय से जन्य किसको कहते, जो साक्षात इंद्रिय से उत्पन्न होती है। भ्रमवृत्ति का अधिष्ठान जो इदमाकार वृत्ति, भ्रमवृत्ति सर्पाकार वृत्ति जो कि अविद्या का परिणाम है, और उसका अधिष्ठान कौन है, इदमाकार वृत्ति है। भ्रमवृत्ति का अधिष्ठान जो इदमाकार वृत्ति, ताकि उत्पत्ति द्वारा, इदमाकार वृत्ति उत्पत्ति के द्वारा परंपराते इंद्रिय संबंध का भ्रमवृत्ति में उपयोग है, साक्षात नहीं। भ्रमवृत्तियों में इंद्रिय का उपयोग ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, परंपरा से, साक्षात नहीं। क्योंकि अविद्या का परिणाम है भ्रमवृत्ति, और उसके लिए कारण है कौन, इदमाकार वृत्ति, और वो इदमाकार वृत्ति इंद्रिय से उत्पन्न होती है। भ्रमवृत्ति का अधिष्ठान जो इदमाकार वृत्ति, ताकि उत्पत्ति द्वारा परंपराते इंद्रिय संबंध का भ्रमवृत्ति में क्या है, उपयोग है, साक्षात नहीं। उपाध्याय के मत में सर्वपरस्तादिकन का उपादान भूत अविद्या में क्षोभ का निमित्त दोषवत इंद्रिय संयोग है। ठीक, उपाध्याय के मत में सर्वपरस्तादिकन का उपादान कारण कौन, अविद्या, और उस अविद्या में क्या उत्पन्न होता है, क्षोभ। उस क्षोभ उत्पन्न होने में निमित्त कारण कौन, दोषवत इंद्रिय का संयोग, अधिष्ठान के साथ दूषित इंद्रिय का संयोग, वो क्षोभ कर देता है किसमें, अविद्या में, फिर वो अविद्या सर्पाकार होती है। और धर्मी ज्ञानवादी के मत में इंद्रिय का संयोग नहीं, इदमाकार वृत्ति, नेत्र का संयोग हुआ, इदमाकार वृत्ति उत्पन्न हुई, फिर वो इदमाकार वृत्ति क्या कर देती है, अविद्या में क्षोभ कर देती है। चलिए, अविद्या में क्षोभ का निमित्त दोषवत इंद्रिय संयोग है। क्या थे, एक ही इंद्रिय संयोग थे, अविद्या का परिणाम सर्वपरस्तादिक है, सर्वपरस्तादिक, और तिनको विषय करने वाली अंतकरण का परिणाम इदमाकार वृत्ति एक काल में होवे। किनके मत में, उपाध्याय के मत में, है कि नहीं। क्योंकि एक ही इंद्रिय संयोग थे, दो काम हो रहे हैं, उधर अविद्या में क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, इधर ज्ञानाकार वृत्ति उत्पन्न हो रही है। या तो एक ही इंद्रिय संयोग अविद्या का परिणाम सर्वपरस्तादिक, और तिनको विषय करने वाली अंतकरण का परिणाम इदमाकार वृत्ति एक काल में होवे। लग गया। इस रीति से उपाध्याय के मत में इदमाकार वृत्ति भ्रमरूप तो है, होवे है। उपाध्याय के मत में इदमाकार वृत्ति भी कैसी है, भ्रमरूप है, और साक्षात इंद्रिय संबंधते उपजय है, याते इंद्रिक है। इसका मतलब भ्रमवृत्ति भी इंद्रियक है, इंद्रिय से उत्पन्न होती है। किनके यहाँ, उपाध्याय के यहाँ, बराबर। और धर्मी ज्ञानवादी के मत में सर्वपरस्तादिक को विषय करने वाली वृत्ति अविद्या की है, वो अंतकरण की नहीं है। साक्षात इंद्रिय संबंध उपजयाते इंद्रिक कही है। इंद्रिय संबंध से जो इदमाकार वृत्ति होवे, बराबर, इंद्रिय के अधिष्ठान के साथ संबंध हुआ, तो संबंध से जो इदमाकार वृत्ति होवे, सो स्वकाल में, है कि नहीं, उत्पन्न सर्वपरस्तादिकन को विषय करती हुई होवे। अपने काल में उत्पन्न हुए जो सर्वपरस्तादिक, उनको विषय करती हुई इदमाकार भ्रम वृत्ति उत्पन्न होती है, और वह वृत्ति एक ही है, दो नहीं, ऐसा उपाध्याय का मत। याते अयम सर्प इदम रजतम, इस रीति से होवे है, केवल इदम पदार्थ गोचर होवे नहीं, केवल इदम पदार्थों को विषय करने वाली कोई अंतकरण की वृत्ति है, ऐसा उपाध्याय मानते नहीं है। लग गया जी, ये उपाध्याय का मत हुआ। अतः अब उपाध्याय के मत में धर्मी ज्ञानवादी क्या करेंगे, शंका। पुनः वो क्या करेगा, समाधान 29वें शीर्षक में, या 28वां शीर्षक पूरा हुआ, फिर आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।